खुशामदीद। अप्रैल की 19 तारीख सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हस्बे वादा अलल सब आपके सामने है। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं और इस प्रोग्राम की वसातत से हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हर खबर से बाखबर आपको किया जाए, ने हर खबर आप तक पहुंचाई जाए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों पर हमारी नज़र रहती है, बल्कि मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर सूरत हाल किस तरीके से उभर रही है और उसका क्या असर दुनिया भर के अंदर रहता है, इस पर भी थोड़ा सा तजिया तबसरा करने की कोशिश करते हैं। 3 पड़ावों पर इस प्रोग्राम को आप तक लाते हैं। पहले और दूसरे पड़ाव में मुकम्मल तौर पर खबर होती है। तीसरे पड़ाव पर आते आते यानी 9:35 या 40 मिनट के आसपास हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाती हैं और वहाँ से वो सिलसिला शुरू होता है जिस सिलसिले को लेकर आपकी लगातार कॉल्स मौसूल होती है, आपकी मुख्तलिफ तजवीज़ें मौसूल होती हैं और आप उस वक्त को और बढ़ाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ज़रूर उसकी ओर तवज्जो दी जाएगी कि इस तरीके से उस कॉल वाले टाइम को और बढ़ाया जाए। फिलहाल 9:35 का आज भी वक्त होगा जब तीसरे पड़ाव पर हम आएंगे, तीसरे ब्रेक पर आएंगे, तो फ़ौरन जब आपके सामने गुफ्तगू करेंगे तो आप और हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा 9:35 पर अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिएगा, हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाइएगा। तो लेकिन प्रोग्राम का तय शेड्यूल है जी, और शेड्यूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सबक पढ़ाया जाए। सबक कौन सा? माजी का। माजी की याद को ताज़ा करेंगे आसिफ रशीद, दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। 8:37 हुआ चाहते हैं। आगाज़ आज भी तय फॉर्मेट से करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है, चूंकि आज अप्रैल की 19 तारीख है, मंगलवार है और चौथा महीना चल रहा है साल 2022 का। 1451 में आज ही के दिन बहलोल खान लोधी ने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया। दिन था 19 अप्रैल का और साल 1451। 1775 में अमरीकी इनकलाब का आगाज आज ही के दिन हुआ था। अमेरिका के अंदर आज बड़े पैमाने पर प्रोग्राम हो रहे हैं इस सिलसिले में। 1903 में आज ही का दिन था जब तुर्की के अंदर ज़बरदस्त ज़ल्ज़ला आया। 1700 अफराद ने अपनी जानें गंवा दी और 1 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए, बेघर हुए। तबाही के मनाजिर चारों अतराफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में थे। 1936 में फ़लस्तीन में यहूद मुखालिफ फसादात शुरू हुए। आज का दिन था 19 अप्रैल का, साल था 1936 और 36 सालों के बाद यानी 1972 में फ़लस्तीन के बाद बांग्लादेश में भी एक हलचल हुई और आज का वो दिन जिस दिन बांग्लादेश दौलत मुश्तरका का रुकन बन गया। 19 अप्रैल का बांग्लादेश की तारीख में अहम दिन। तकरीबन बांग्लादेश बनने के 1 साल के बाद ये बड़ी पेशरफ्त हुई थी। साल 2008 में पाकिस्तान ने 2000 किलोमीटर रेंज के शाहीन 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था और साल 2008 के बाद अब तक ये 14 बरस पाकिस्तान के न्यूक्लियाई सिस्टम के एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल आज का दिन 19 अप्रैल का। 1839 में आज का दिन ही था जब मुआहिदा लंदन के तहत बेल्जियम एक अलग सुल्तनत बना जो अब तक बरतानिया के साथ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने बरतानिया से दूरी इख्तियार की, इख्तलाफात हुए और इस मुआहिदे के तहत बेल्जियम एक अलग सुल्तनत बन गई, लेकिन ताल्लुकात बरकरार रहें इसके लिए कोशिशें मुसलसल 100 सालों तक जारी रहीं। 1975 भारत का आज का दिन अहम, चूँकि अपना पहला जो मसनूई सियारचा था आर्यभट्ट, वो रूस से 1975 में 19 अप्रैल को आज ही के दिन भारत का था, लेकिन रूस के शहर मॉस्को से आज के दिन उसे रवाना किया गया। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम पॉइंट्स थे, लेकिन अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज प्रोग्राम का आगाज़ जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी खबरों से होगा, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर, बयानात और अब जाकर कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चलिए जनाब, आप सबसे पहले आज बात कुरान करीम की बेहुरमती के हवाले से करते हैं और ख़बर लगातार स्वीडन से सामने आ रही है और स्वीडन में कुरान मजीद की बेअदबी की खबर सामने आई है और बेहुरमती की खबर सामने आई है। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों में आई शिद्दत। स्वीडन की मैं बात कर रहा हूँ कि स्वीडन में मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों में आई है शिद्दत। जारी मुजाहिरीन और शिद्दत पसंद के बीच कई जगहों पर पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई हैं। स्वीडन में दाएं बाजू और महाजरीन मुखालिफ ग्रुपों के जानिब से मुसलमान के मुक़द्दस मजहबी सहीफ़े कुरान शरीफ की नज़र आतश किए जाने के बाद कई शहरों में आज चौथे रोज़ भी झड़पें जारी हैं। स्वीडन से अभी तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि स्वीडन में
जानबूझकर कुरान शरीफ को नजर आतश किए जाने के हादसे के बाद अब मुस्लिम दुनिया में भी इसका रद्द अमल देखने को मिला है। सऊदी अरब ने ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया है और पीर की सुबह सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने इस पर बयान जारी किया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में यूरोपियन यूनियन और स्वीडन के वज़राए ख़ारजा को अवाम से माफ़ी मांगने की अपील की है और अगर ये ना किया गया तो आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर बाइकॉट पर भी जा सकती है। इस तरीके की बात सामने रखी गई है। एक तरफ से सऊदी अरब ने अपना बयान जारी किया है, वहीं पर ख़बर ये है कि दुनिया भर के अंदर 1.5 बिलियन मुसलमान जो इस वक्त है वो इस इस्लामोफोबिया इंसिडेंट से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस माइंडसेट को लेकर ये जानबूझकर दाएं बाजू की जमातों ने वहाँ पर किया है, उससे न सिर्फ स्वीडन के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं बल्कि दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के जज्बात जो है वो इस वक्त मजरूह हो रहे हैं। अब इसके फ़ौरन बाद जब मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ ममालिकों की तरफ से बयानात का आना शुरू हो गया, सऊदी का बयान हमने आपके सामने रख दिया है, उसके बाद अरब इमारात का बयान भी सामने आया और डिप्लोमेटिक एडवाइजरी उनकी तरफ से जारी कर दी गई है और उन्होंने रिजेक्ट किया है इस तरीके के तमाम इंसिडेंट्स को, कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ तैयब रजब अर्दोगान का भी बयान सामने आया है जिन्होंने इस पूरे मामले की मजम्मत की है और अरब दुनिया और इस्लामिक कंट्रियों से अपील की है कि वो मुतहरिक होकर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मुअस्सर आवाज़ और हिकमत अमली को बुलंद करे। कुवैत, जॉर्डन समेत कई मुल्कों में भी इस वक्त हमगीर एहतजाज स्वीडन के ख़िलाफ़ शुरू हो गए हैं। अब ज़रा पाकिस्तान की भी बात आपको बताते चलेंगे कि बरसगीर में मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान सरफहरिस्त है, जहाँ पर सिर्फ चंद रोज़ पहले मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदा इजलास OIC का इजलास भी मुनक्किद हुआ था और वहाँ पर भी इस्लामोफोबिया और इस्लाम मुखालिफ जो सरगर्मियाँ पूरी दुनिया के अंदर चल रही है उस पर गुफ्तगू की गई थी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का बयान भी सामने आया है और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस पूरे मामले की मजम्मत की है और जो मकामी इदारे वहाँ के हैं उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि हुकूमती सतह पर इस मामले को लिया जाएगा और डच इंतज़ामिया और स्वीडन इंतज़ामिया के साथ इस पूरे मामले पर देखा जाएगा ताकि एक हिकमत अमली मुस्लिम ब्लॉक के अंदर भी पैदा हो और मौसर अंदाज में पाकिस्तान ने भी इस पूरे मामले की मजम्मत की है। तो कुल मिलाकर आज चौथा दिन है जब मुसलसल इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी और आज अब आतिज़दगी की तस्वीर आपके सामने, चंद तस्वीरें सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी तस्वीरें जो आ रही हैं उससे इंतहाई जज्बात जो है वो मजरू हो सकते हैं, उन्हें हम नहीं दिखाएंगे आपके टीवी चैनल पर, लेकिन ज़रूर आपको ये बताएंगे कि जब रमज़ान मुबारक का महीना है, बदर का आज का दिन है यानी यौमुल बदर है और उस मौके पर एक बड़ी दिलखराश खबर जो सुबह सुबह हमने देखी है वो ये है कि स्वीडन में कुरान करीम के नुस्खों को जलाया गया और उसके बाद हंगामा आराई हुई है। वहाँ पर मुस्लिम मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं और मुसलमानों की तरफ से भी भरपूर मज़ाहमत अब सड़कों पर वहाँ पर की जा रही है। स्वीडन में दाएं बाजू और महाजिर मुखालिफ ग्रुपों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ ये पूरा एहतजाज किया जा रहा है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो चूंकि यूरोप और अमेरिका के दरमियान वक्त अलग अलग रहता है और आज हिंदुस्तान के अंदर इस वाक़े को न सिर्फ 4 रोज़ बीत गए हैं बल्कि 4 रोज़ से प्रोटेस्ट भी साथ साथ चल रहे हैं और अब तक 50 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। गिरफ्तारियां 120 से ज़्यादा हुई हैं और इनमें बेशतर लोग जो जख्मी हुए हैं वो मुजाहिरीन हैं जिनकी पुलिस के साथ बराह रास्त झड़पें हुई हैं, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ है, आंसू गैस और रबड़ की गोलियां उन पर दागी गई है। और ये मुजाहरे उस वक्त हुए जब एक तस्वीर वायरल हुई और मुल्क के एक सीनियर लीडर की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई, उन्होंने लोगों को दावत दी कि वो आएँ। इस तरीके से जो बयानात उन्होंने दिए कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से और लोग एक साथ इकट्ठा हुए और उस वक्त तनाव स्वीडन की सड़कों पर देखा गया। लेकिन सिर्फ यूरोप या अमेरिका तक की बात अब महदूद नहीं रही, मुस्लिम ममालिक का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा और दूसरे कई ममालिक की तरफ से भी कहा जा रहा है, जबकि सऊदी अरब और तुर्की की तरफ से ये भी मुतालबा किया गया है कि जिस तरीके से एक हुकूमत में रहकर एक शख्स इस तरह का बयान देता है और उसके बाद दुनिया भर के मिलियंस में मुसलमानों के जज्बात को मजरू करता है, उन सभी लोगों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हो बल्कि पॉलिटिकल करियर उनका यहाँ बंद होना चाहिए, उनके ऊपर बैन की भी मांग की जा रही है। ये एक तरफ की बात थी। अब आपको गजा लिए चलते हैं,
चूंकि दूसरी तरफ इजराइल और फलस्तीन के दरमियान भी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है, जहां पर फलस्तीन का भी सख्त रद्द-ए-अमल इस मामले पर आया था, लेकिन यरूशलेम के अंदर जहां पर बढ़ती हुई कशीदगी इस वक्त खित्ते के अंदर जबरदस्त तनाव पैदा कर रही है और इजराइल ने एक बार फिर रॉकेट हमले के बाद गजा पर वापस ताबड़तोड़ हमले किए हैं और कई लोगों के जख्मी होने की अभी तक इतलात हैं। और फलस्तीन और इजराइल के दरमियान हालात उस वक्त पुरतनाव दोबारा हुए जब रमजानुल मुबारक के लिए तैयारियां किबला अव्वल में चल रही थी और मस्जिद अक्सा के अंदर झड़पें हुई और पहले और दूसरे जुमे को झड़पों के बाद अब पुरतशद्दुद हालात, जो कि उस हिस्से के अंदर जहां पर इजरायली फोर्सेस ने बम दागे थे रॉकेट हमलों के बाद, उससे पहले फायरिंग की गई, कई नमाजी जख्मी हुए थे, वो हालात अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और अब जाकर जब इजरायली फोर्सेस का इल्जाम है कि हमास की जानिब से उन पर वहां जो मौजूद ग्रुप्स हैं उन्होंने रॉकेट हमला किया, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है और दर्जनों अफराद अब तक जख्मी हुए हैं। और ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सामने आ रही हैं और रात के वक्त में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक इजराइल की तरफ से यह हमला वापस किया गया और रॉकेट हमलों में अब तक बताया जाता है कि इमलाक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अमवात की अभी तक पूरी तादाद सामने नहीं आई है, लेकिन जख्मी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, चूंकि शहर के बीचों बीच मिसाइल दागा गया है इजराइल की जानिब से। हमास ने साफ कर दिया कि एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम जो उनके पास है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होने से बचा और इस रॉकेट हमले को नाकाम बनाया गया। अब आज की क्या खबर, ये तो रात भर हुआ था, लेकिन फजर के मौके पर क्या हुआ जी। फजर की नमाज के बाद सोनी ग्रुप ने मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल हुए और नमाजियों को शदीद तशद्दुद का दोबारा से निशाना बनाया है। वीडियोस वायरल हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। यहूदी ग्रुप के काबिज इसराइली फोर्सेस की सरबराही हासिल है और यही वजह है कि लगातार वहाँ पर कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। हालात को बेहतर करने के लिए जहाँ दोनों मुल्कों के बीच गुज़श्ता महीनों के दौरान एक अमन माहिदा भी हुआ था, लेकिन वो अमन माहिदा सिर्फ 4 महीनों के अंदर अंदर दम तोड़ता हुआ एक बार फिर नज़र आ रहा है, क्योंकि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अंदर जिस तरीके से इजराइल की तरफ से मस्जिद अल-अक्सा के अंदर टीयर शेलिंग और रबर की गोलियां दागी गई है, उससे एक बार फिर हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं और इजराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल भी इंतहाई ख़तरनाक एक बार फिर सुर्खियाँ बनती हुई नज़र आ रही है। काबिल ज़िक्र है कि चंद दिन कबल भी इसी तरीके के मुजाहिरे वहाँ पर हुए थे, इसी तरीके का तशद्दुद हुआ था, जिस तरीके का तशद्दुद आज नमाज फजर के बाद वहाँ पर होने की इतलात मौसूल हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे तीसरी बड़ी खबर की और आलमी खबरों में जहाँ तीसरी अहम खबर वो भी मुस्लिम ब्लॉक से, वो ज़रा पाकिस्तान की आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माना जा रहा है कि आज का दिन अहम हो सकता है। अब ये हो सकता क्यों है, क्योंकि मामला है पाकिस्तान की नई हुकूमत की हलफ बर्दारी का और 31 वज़रा आज हलफ उठा सकते हैं। अब ये है वाला मामला है, उठा सकते हैं, ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सदर जो है आरिफ अलवी, उन्होंने हलफ दिलाने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी जो ज़राए ब्लाग है वहाँ से अभी तक की सबसे अहम और बड़ी दिलचस्प खबर सामने आ रही है कि आज हलफ बर्दारी की तकरीब है, लेकिन हलफ बर्दारी की तकरीब से कबल जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सदर आरिफ अलवी ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाने से फिलहाल साफ इनकार कर दिया है। और अब आईनी तौर पर देखा जा रहा है कि अगर सदर आरिफ अलवी नई काबीना को हलफ नहीं दिलाते हैं तो किस तरीके से नई काबीना का हलफ होगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सदर का नए काबीना को हलफ दिलाने से साफ इनकार किया गया है और शहबाज की नई हुकूमत जो 31 वज़रा पर मुश्तमिल होगी और जिसमें खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से हिन्ना रब्बानी खर को एक बार फिर सामने रखा जाएगा कि वो खारजा वजीर बने। बिलावर जरदारी भट्टू का पिछले कई दिनों से नाम सामने आ रहा था कि जरदारी भट्टू जो है वो शायद खारजा वजीर बनेंगे, लेकिन अब पार्टी ज़राया से जो इतलात और पाकिस्तानी ज़राया ब्लॉग जो सामने रख रहा है खबर वो ये है कि शायद साबिक वजीर हिन्ना रब्बानी खर को दोबारा से इस अहम मनसब पर पाकिस्तान के अंदर बिठाया जा सकता है। फिलहाल बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने नव तश्कील शुदा काबीना को हलफ दिलाने से साफ मुआज़रत जाहिर की है, जिसके बाद तकरीब मुलतवी होने के कभी इम्कान है। और इतलात जो ज़राया ब्लाग से वहाँ से मिल रही है और जो ज़राया हमें बता रहे हैं वो ये थे कि आज बाज़ाब्ता तौर पर समरी जारी की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि काबीना को हलफ आज दिलाया जाएगा, लेकिन सदर ममलिकत ने हलफ दिलाने से इनकार कर दिया है। और अब ये नई काबीना ओथ कैसे लेगी, कैसे हलफ लेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन माना जा रहा है कि आईनी माहिरीन और जो दीगर
पाकिस्तान के सियासत के जानकार है, वो उनका मानना है कि आज दिन में इस पूरे मामले पर हतमी फैसला भी हो सकता है। इससे कबल आप याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 14, पीपीपी को 11 और जेयूएफ को 4 वजारतें जो हैं वो दे दी गई हैं। और दरियासना जो एक और ग्रुप है इनका एपीएनएम का, उन्होंने साफ कर दिया कि वो जनाब वजारती काउंसिल का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी बनने से पहले ही खींचातानी भी शुरू है और उस खींचातानी के बीच सदर आरिफ अलवी ने फिलहाल साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से इस नई काबीना का हलफ नहीं दिलाएंगे। पाकिस्तानी ज़राया अभी ये खबर दे रहे हैं, लेकिन पूरा दिन हमें इंतजार रहेगा कि क्या शहबाज शरीफ और उसकी 31 मेंबरी काबीना आज हलफ लेगी या नहीं। जी आसिफ। चलिए, ये तो बैनुल-अक़वामी खबरों की बात थी और पड़ोसी मुल्क के अंदर सियासी हलचल, और आज दिन क्या कुछ रहने वाला है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और क्या ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। और उस वजीर को आज वज़ारत ख़ारजा का ओहदा दोबारा दिया जाएगा जिसके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे बताए जाते हैं, यानी हिना रब्बानी खान का नाम जो ज़राए से सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल तकरीब पर खतरे के बादल ही मंडरा रहे हैं, चूँकि सदर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है कि वो इस तकरीब के हल्फ बर्दारी में ना शामिल होंगे, ना इस तरह की कोई इजाज़त उनकी तरफ से दी गई है। बढ़ते आगे बात अब ज़रा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल और साथ ही मरकज़ी वज़ारत दाखिला के एक अहम इकदाम की करते हैं। चूँकि एक बड़ा फैसला लिया गया है, आपको याद है कि हालिया इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात 5 अलग अलग रियासतों में हुए, जिनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल थे। इसके अलावा मिजोरम और गोवा के अंदर भी इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात के लिए जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी, उनमें पैरामिलिट्री फोर्सेज और मकामी पुलिस के साथ मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए 5 कंपनियां जो हैं वो 100 के करीब कंपनियां जो इन 5 रियासतों में वो जम्मू कश्मीर से बुलाई गई थी। वजारत दाखिला ने फैसला लिया था, लेकिन अब जाकर ये फैसला दोबारा लिया गया है कि उन 5 रियासतों से जहां पर इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, बशमूल यूपी, पंजाब और उत्तराखंड, सीआरपीएफ समेत दीगर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं या जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, मरकज़ के तहत आने वाली जो एजेंसियां हैं, उनको वापस जम्मू कश्मीर में दोबारा तैनात करने का फैसला लिया गया। और ये फैसला अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां की जा रही हैं और वजारत दाखिला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका है, बल्कि मुतलकीन से ये भी कहा गया है कि वो आज के वक्त में आदादोशुमार बताकर जो मजीद यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं यात्रा के लिए, और दाखिला और पुलिस महकमों को यात्रा की जो मौजूदा वक्त में ज़रूरियात हैं उसके लिए बाकायदा एक डॉक्यूमेंट पेश करने को कहा गया है ताकि आगे की भी हिकमत अमली बनाई जा सके। लेकिन ये 100 कंपनियां जिन्हें जम्मू कश्मीर से लाकर अब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात एहसन तरीके से मुनक्किद कराने के लिए डिप्लॉय किया गया था, वो वापस जम्मू कश्मीर जाएंगी। और खबर यह है कि इनमें से बेशतर जो सिक्योरिटी एहलकार है वो कश्मीर वादी जाएंगे। कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश है, जहां पर हालिया जो हमले हुए हैं आम शहरियों पर या कुछ गैर मकामी को लोगों को टारगेट किया गया है, उन सारी चीजों से बचने के लिए इकदामात ज्यादा सख्त वैली में नजर आएंगे। दाखिला वजारत की बड़ी खबर कि 100 कंपनियां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनात की जाएंगी जी यात्रा के हवाले से। उसके साथ साथ दाखिला वजारत ने जम्मू कश्मीर पुलिस से यह भी कहा कि मजीद क्या कुछ आपको ज़रूरत है वो फिरिस्त भी दाखिला वजारत को सौंप दी जाए। आर्मी की डिप्लॉयमेंट, एक बड़ी डेवलपमेंट इसमें यह आ रही है कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट होगी और नेशनल हाईवे पूरी तरह से सिक्योर और किसी तरीके से कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, इस सिलसिले में सीआरपीएफ की जो आरोपी रहती है उसके साथ साथ आर्मी को डिप्लॉय करने का फैसला ले लिया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जवानों को भी तैनाती होगी और ये कहां पर होगी, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स को भी लगाया जाएगा। यानी चाहे बालतल के मकाम से आप यात्रा करेंगे तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर रहेंगी, आप पहलगाम से जाएंगे तो वहां पर भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें बेस कैंप से लेकर गुफा तक आपको नजर आएंगी, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और माउंटेन टीमें जो है वो बर वक्त कार्रवाई कर सके। मरकजी वजारत दाखिला का यह फैसला तब सामने आया जब 5 रियासतों के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के अंदर इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं और वहां पर जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट लगा दी गई थी उन 100 कंपनियों को अब जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है ताकि अमरनाथ यात्रा आसान तरीके से कराई जा सके। आपको याद होगा कि तकरीबन 2.5 साल के वक्फे के बाद यात्रा को दोबारा शुरू किया जा रहा है। अब ये 2.5 में इसलिए कह रहा हूं, 2019 में 15 दिन तक ही गालिबन कुछ ही दिन तक
यात्रा चली थी और उसके बाद उसको बीच में रोक दिया गया था, वापस ले लिया गया था और उसके बाद 20 और 21 के दौरान पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से यात्रा पर पाबंदी थी और 2022 आते आते अब इस बार यात्रा के लिए मुकम्मल तौर पर रियासती इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की तैयारियां जो है वो उरूज पर है और माना जा रहा है कि इस बार 6 लाख से ज़्यादा यात्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर आएंगे और यात्रा के अंदर वो हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए वह श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के बीच लगातार मशावरतों और मीटिंग का सिलसिला जारी है। उसी बीच ये बड़ी खबर कि 100 कंपनियां तैनात की जाएंगी। अब यहां पर यह भी माना जा रहा है कि ये जो 100 कंपनियां होंगी जी, ये यात्रा के बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही रहेंगी। अब ये क्यों रहेंगी उसका थोड़ी देर में हम आपको जरूर खुलासा बताएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक कुछ और सियासी हलचल जो है वो होनी है जम्मू कश्मीर में, इसलिए इस डिप्लॉयमेंट को यहीं पर रखा जाएगा ताकि वो सियासी हलचल भी कहीं ना कहीं तेजी के साथ आगे बढ़ सके। इस तरीके के भी इशारे जो है वो दिल्ली से जरूर दिए गए हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हो रही है तो इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं। एक और अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर हलचल गुज़श्ता रोज देखी गई और शाम होते होते भी इतलात ये मिली कि हालात अगरचे कंट्रोल में थे, तमाम चीजें ठीक थी, लेकिन श्रीनगर हवाई अड्डे पर उस वक्त अफरा तफरी का आलम देखा गया जब यह अफवाह मची कि एक तैयारे के अंदर जो श्रीनगर से दिल्ली जाने वाला था और गो एयर की यह परवाज थी, इसमें बम रखा है या बम मिला है। इस तरह की खबरें मिलने के बाद फौरी तौर पर तैयारी की तलाशी भी ली गई और मुकम्मल तलाशी के बाद जो इतलात मुतलकिन की जानिब से दी गई हैं, जो जानकारी है कि कुछ ऐसी शय, कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई जिसे बम या कोई ऐसी मशकूक शय बताया जाए जिससे खतरा यात्रियों को, मुसाफिरीन को कोई खतरा लाहक था। लेकिन बम कॉल के बाद इस मुसाफिरों से भरी परवाज को, जिसने राजधानी दिल्ली पहुंचना था, वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर ही एहतियातन रोकनी पड़ी। मुकम्मल तलाशी भी ली गई है। इस बीच आपको बताएं कि जो इसमें मजीद जानकारी मिल रही है कि बाद में परवाजें जो है वो, यानी आज या रात के वक्त में जो बाकी परवाजें वो मामूल के मुताबिक चलती रहेंगी और चलती रहीं। बाकी किसी परवाज को कोई रुकावट या कोई परेशानी नहीं आई। इन सारी चीज़ों के बीच में ये महज एक अफवाह थी जो मुतलका इदारे की जानिब से या एविएशन अथॉरिटी की जानिब से भी कंफर्म कर दिया गया है, सिर्फ अफवाह थी, जिसके बाद इस परवाज को रोकना पड़ा था। और गो एयर की ये फ्लाइट थी जिसमें यह बताया गया कि श्रीनगर हवाई अड्डे से वो मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद को लेकर अब वो नई दिल्ली रवाना होगी। लेकिन रवानगी से कबल यह अफवाह मची कि गो एयर के इस तैयारे में बम है और बम कॉल के बाद इसे एहतियातन एयरपोर्ट पर रोका गया, जहां पर मुकम्मल तलाशी भी बाद में ली गई है। चलिए जनाब, अब आते हैं जी आगे बढ़ते हैं। जरा एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मरकजी वजारत दाखिला का एक और अहम और बड़ा फैसला है और मरकजी वजारत दाखिला का एक अहम और बड़ा फैसला जो है वो इंतहाई अहम ये है कि कुछ और लोगों को लिस्ट कर दिया गया है, यानी दहशतगर्दों की लिस्ट में उन्हें डाल दिया गया। और मरकजी वजारत दाखिला ने जैश ए मोहम्मद कमांडर आशिक अहमद नेंगरू का नाम भी इंतहा पसंद यानी मिलिटेंटों की, टेररिस्ट की, दहशतगर्दों की लिस्ट में डाल दिया है। और ये जो नाम है ये पिछले कई महीनों से लगातार सुर्खियों के अंदर था और ये 5वीं नोटिफिकेशन होगी। जब आप देखेंगे बैक टू बैक जो नोटिफिकेशन पिछले 1.5 महीने से निकल रही है, ये 5वीं नोटिफिकेशन है जिसके अंदर आशिक अहमद को डेजिग्नेट किया जा रहा है एज ए टेररिस्ट, एज ए दहशतगर्द। नेंगरू का ताल्लुक जो है, नेंगरू के बारे में यह माना जा रहा है कि वो इन्वॉल्व है जी इन्फिल्ट्रेशन कराने में, यानी दरअंदाजी कराने में मिलिटेंट्स की जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो रिस्पॉन्सिबल है कई अहम इंसिडेंट्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं। और नेंगरू जिसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर और साउथ कश्मीर के अंदर इंतहाई अहम कमांडर के तौर पर देखा जाता है। और यही वजह है कि जब कई अहम कार्रवाइयों में इनका नाम सामने आया तो उसके बाद ही दाखिला वजारत ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अब फिरिस्त लिस्ट में डाल दिया है। जब ये फिरिस्त लिस्ट में डाल दिया है तो ये भी बात साफ कर दिया कि उनके ब्रादर जो थे अब्बास अहमद नेंगरू, वो भी एक एक्टिव मिलिटेंट थे जैश ए मोहम्मद के और 2013 में वो मारे गए। उसके बाद 2020 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नेंगरू को समन किया और उसके बाद ही वो मिसिंग हो गए, यानी पहले वो गए उसके बाद वो मिसिंग हो गए और तब से लेकर अब तक उनकी तलाश जारी थी और अब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर लिस्टेड मिलिटेंट्स के अंदर डाल दिया गया है। 8 अप्रैल को याद होगा आपको कि पहली फिरिस्त सामने आई थी जिसमें हाफिज तलहा सईद जो लश्कर के हैं और हाफिज मोहम्मद सईद के करीबी हैं, उनको जनाब पहले डेजिग्नेट किया गया एज ए टेररिस्ट के तौर पर, जो ऑफिशियल लाइन ले ली गई। उसके बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर 11 अप्रैल को एक और नोटिफिकेशन आई जिसमें मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर
इनका नाम सामने आया, क्योंकि ये नाम वो था जो सीआरपीएफ पर हमला हुआ था 2019 में, इनका नाम उसमें घूम रहा था, तो इनको डेजिग्नेटेड लिस्ट में डाल दिया है, मतलूबा तरीन लिस्ट में डाल दिया गया है। 12 अप्रैल को अली काशिफ जान जो पाकिस्तानी हैंडलर है, उनका नाम इसमें आया क्योंकि पठानकोट एयरबेस के अंदर था। और अब जब 13 तारीख को आपको याद होगा जो लेटेस्ट एडवाइजरी आई थी, उसमें मुश्ताक अहमद जरगर जो अल उमर मुजाहिदीन के कमांडर हैं और IC 814 1999 में जो हाईजैक हो गई थी और उसके बदले में उन्हें छोड़ दिया गया था, उन्हें भी डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मुश्ताक जरगर। और मुश्ताक जरगर के बाद अब आशिक अहमद नेंगरू का नाम भी इस लिस्ट के अंदर जो है वो डाल दिया गया और फिर जो है मुश्तहर कर दी गई है सदर हिंद की तरफ से, क्योंकि वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। चलिए जनाब, यहां से छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे बैक टू बैक कई एक्सीडेंट्स हुए हैं और एक्सीडेंट्स के अंदर कई लोगों की जान भी चली गई है। और कुपवाड़ा से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। क्या कुछ खबर है बताएंगे आपको डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।